नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11th वाले बच्चे के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र पेपर बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की तरफ से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जारी किया गया है, उन सारे क्वेश्चनों के ऊपर में आज हम लोगों ने चर्चा करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी जल्दी हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों के ऊपर में डिस्कशन करते हैं और इसको याद करने का कोशिश करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को एक एक करके समझते हैं, उसको याद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है। एसआई में आधार इकाइयों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देख पा रहे हैं 5 होती है, 10 होती है, 7 होती है, फिर 9 होती है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से बारीकी से 10 मिनट तक आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आपको 40 क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 10 से 15 मिनट तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 पावर 12 मीटर, 9.46 इंटू 10 पावर 13 सेंटीमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 पावर 14 मीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र। देखिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का देख पा रहे हैं M1 L1 या फिर T-2, या फिर M1 L-2 T-2, या फिर M1 M-1 L3 T-2, या फिर M1 L5 T-2। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा हो जाएगा M-1 L3 T-2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं हम लोग। कहते हैं एक सीधी रेखा पर, देखेंगे ध्यान से, एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, तो औसत वेग क्या होगा? इसका जो औसत वेग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा v1 प्लस v2/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे नजर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा? कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा? अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, या फिर जी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे कि कोणीय वेग। देखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी में समझेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होता है? कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है? वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा की ओर, या फिर अंत त्रिज्या की ओर, या फिर बाहरी त्रिज्या की ओर, या फिर घूर्णन की धुरी की ओर? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ये घूर्णन की धुरी की ओर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कहता प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ है, प्रक्षेप पथ है क्या होगा? हाइपरबोला, परवलय, या फिर सीधी रेखा, या फिर वृत्त? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा इस जगह परवलय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, या फिर 4 से अधिक? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग जाएंगे। कहता समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है? सतह से ऊपर की ओर सामान्य होता है, सतह से नीचे की ओर समान होता है, या फिर आरोपित बल की दिशा में होता है, या फिर शून्य होता है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा शून्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले
दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है, कितना, 5 किलोग्राम और 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा। तो भारी पिंड का जो त्वरण हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग जाएंगे। कहता है किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है, वो क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान होता है, या फिर विद्युत चुंबकीय द्रव्यमान होता है, या फिर आंतरिक द्रव्यमान होता है, फिर जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जड़त्वीय द्रव्यमान होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे भाई साहब। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या है। फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, शून्य होता है, फिर अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शून्य होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है, एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, या फिर एक ही दिशा में एक समान से कार्य करते हैं, या फिर एक दूसरे को रद्द करते हैं, या फिर दो अलग अलग कार्य निकायों पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, ये दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, कितना वृद्धि होगा वो आप देख पा रहे हैं, 9800 जे, या फिर 100 जे, या फिर 500 जे, या फिर 300 जे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा 9800 जूल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पे है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, या फिर चुंबकीय बल, या फिर घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा घर्षण बल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे कि एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है, उसे बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 200 जूल होगा, 100 जूल होगा, 300 जूल होगा, या फिर 250 जूल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा 250 जूल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, एक बेले नेतर्की अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग करती है। द्रव्यमान संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, रेखीय गति का संरक्षण का, या फिर कोणीय गति संरक्षण का। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा कोणीय गति संरक्षण का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर, अक्ष की भिन्नता विन्यास पर, या फिर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर, या फिर कोणीय वेग पर, या फिर घूर्णन की दूरी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा कोणीय वेग पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे नजर आ रहा है। आगे आइएगा, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टार्क का घूर्णी अनुरूप है, द्रव्यमान, बल, वेग, या फिर गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे कि छोटी जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, या फिर पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई पर, या फिर गहराई पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर होती है, या फिर ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच बिंदु पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ना भाई साहब, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर की गहराई पर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दें, लाइक करने में कोई पैसा किसी का नहीं लगता है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें, ताकि आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप तक पहुंचेगा। ये 11th में नहीं, आपको 12th में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एकदम फायदा आपको जरूर होगा आपके एग्जाम से। जितने भी आप चैप्टर वाइज आपको मैथ पढ़ाया जाएगा 12th में, जो कि आपको एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ में कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी किस पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी का केंद्र पर, अनंत में या फिर कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा अनंत में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे वृत्ताकार कक्षा में, किसमें, वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है उपग्रह का द्रव्यमान पर, इसकी कक्षा की त्रिज्या पर, या फिर कक्षा के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपग्रह के द्रव्यमान पर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर हम करें, एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा है। क्या बोला गया, एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा है, क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे 1/2 स्ट्रेस बाय वाई, बी नंबर 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, या फिर 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, या फिर 1/2 स्ट्रेस बाय वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख पा रहे हैं। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है, क्या कहता है, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यील्ड पॉइंट यानी प्रभाव बिंदु, या फिर इलास्टिक फैटिग्यू यानी प्रत्यास्थ श्रांति, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य, या फिर यंग्स मॉड्यूलस यानी कि यंग गुणांक। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, तनन सामर्थ्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। सयांता क्या है, तापमान बढ़ने से गैसों की कमी हो जाती है, या फिर तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ बढ़ता है, या फिर तापमान में कमी के साथ गैसों की बढ़ती है, या फिर तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे होगा, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे आप, कोशिका नली में पानी H ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए, तो नली में पानी होगा, नदी में जो पानी होगा वो क्या होगा, ऊपर से बहेगा, ऊपर से नहीं बहेगा, या ऊपर नहीं उठेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से नहीं बहेगा। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। 60/10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 किलोग्राम के भार को सहारा देता है, तो खंभे पर कितना दाब पड़ता है, 9.8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर -2, या फिर 9.8 × 10⁴ न्यूटन मीटर -2, या फिर 10.8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर -2, या फिर 10.8 × 10⁴ न्यूटन मीटर -2। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा 9.8 × 10⁻23 न्यूटन मीटर -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होता है, वही रहता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा ये घट जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। आगे आइएगा, रेखीय आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात है, क्या है, 1:3:2, 2:1:3, या फिर 2:2:3, या फिर 3:2:1। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा यहाँ पे 1:3:2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है। ऊष्मागतिकीय का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है, ऊष्मागतिकीय का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है, आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, दाब, या फिर तापमान। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर, तापमान पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है, निम्न में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है, CP + CV = R,
सी भी माइनस सी पी इक्वल टू आर, या फिर सी भी इंटू सी पी इक्वल टू आर, या फिर सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी पे है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाया गया है किससे? किससे दर्शाया गया? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, या फिर डी क्यू इक्वल टू डी यू इंटू पी डी बी, या फिर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी यू क्या होल पी, या फिर डी क्यू इक्वल टू पी यू प्लस डी बी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी डी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है, क्या हो जाएगा? तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती, या फिर निरपेक्ष तापमान से स्वतंत्र, या फिर निरपेक्ष तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 34, एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है जब निम्न दाब और निम्न तापमान पर होता है, या फिर निम्न दाब और उच्च तापमान पर होता है, या फिर उच्च दाब या निम्न तापमान पर होता है, या फिर उच्च दाब और उच्च तापमान पर होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा ये निम्न दाब और उच्च तापमान पर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। किस पे? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोन दोलन का प्रतिनिधित्व करता है? साइन डब्ल्यू टी माइनस कॉस 2 डब्ल्यू टी, या फिर साइन डब्ल्यू टी प्लस 2 साइन डब्ल्यू टी, या फिर 2 या फिर ओमेगा, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है तब झूले की आवर्तकाल में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, वही रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा ये कमी हो जाती है। क्या होता है? कमी हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर लंबा खींचा गया है। कितना? एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक संग्रहित 10 किलोमीटर तक खींची जाए तो इसमें संग्रहित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? वो ऊर्जा जो होगी वो क्या होगा? V/25 या V/5 या फिर 5 भी या फिर 25 भी। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा ये जगह 25 भी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। वायु में ध्वनि प्रसार की घटना क्या होती है? समतापीय प्रक्रिया होती है, रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, या फिर आइसोबैरिक प्रक्रिया होती है, या फिर आइसोकोरिक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्या? 38 का ये हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कि तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तीसरे हार्मोनिक के आवृत्तियां का अनुपात है, क्या है? अनुपात जो होगा वो क्या होगा? 1:3:5 होगा, या फिर 1:2:4 होगा, या फिर 1:2:3 होगा, या फिर 1:5:8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा 1:2:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से प्रसारित हो सकती है? अनुप्रस्थ तरंगे, वायु विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर आंतरिक तरंगे, या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। किस पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिक्स की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था मॉडल पेपर 1 का, उनको हम लोगों ने अच्छे से पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, इसको याद कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी भाई बहनों के साथ इसको शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लें और अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।